खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ बड़ी सब्र, मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें, क्या गवर्नर साहब ने अगर तारीख ना दी तो सदर साहब भी कोई यानी अहकाम जारी कर सकते हैं कि जनाब इलेक्शन करवाएं? एक माहिर कानून हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे, इस पर रोशनी डालें। इमरान खान को कब और कहाँ गिरफ्तार किया जाएगा? अभी खबर आई है कि वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, बावजूद यानी तबीयत नासाजी या जो उनका ज़ख्म है उस हवाले से बात हो रही है। वीडियो की सियासत के हवाले से भट्टी साहब से अंदर की मैं खबर आपको लेके दूंगा, जिसमें पता चला है कि खान साहब के पास भी कुछ वीडियोज़ हैं और वो वीडियोस किस एजेंसी ने उनको दी थी ये भट्टी साहब हमें बताएंगे। तो क्या ये वीडियोस का T20 खेला जाएगा या नहीं, भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। और मिनी बजट मैशत के लिए कितना, आवाम के लिए तो तबाहकुन होगा ही, लेकिन मैशत के लिए कितना तबाहकुन होगा भट्टी साहब, ये तो मैं इसी पे शुरू कर लेता हूँ। हमारे साथ आबद जुबैरी साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेजिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जुबैरी साहब। ये कैसे देखते हैं आप? भट्टी साहब जरा आप पूछें इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुबैरी साहब, ये एक तरफ तो एक शख्स बीमार होता है और 8 हफ्ते के लिए इलाज के लिए जाता है, सजा याफ्ता होता है, मुल्ज़म होता है। इसाक डार साहब 6 साल बाद आते हैं तो आधा मिनट भी जेल नहीं जाते। एक तरफ एक आदमी जिस पर कातलाना हमला होता है, इमरान खान साहब, और वो पाकिस्तान नहीं छोड़ते और उनकी ज़मानत उस केस में मनसूख कर दी जाती है कि जब इलेक्शन कमीशन के बाहर कोई एहतजाज होता है और उसमें वो शामिल भी नहीं है, दहशतगर्दी। आप इसको क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जब तक ऑर्डर अभी आया नहीं कि किस बिना पे उनकी मनसूख की है वो ज़मानत, उनकी अबूरी ज़मानत, लेकिन देखिए उनको उनके सामने उनकी एक एप्लीकेशन थी पेंडिंग, अर्जी थी कि जी वो इस काबिल नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सकें, लेकिन फिर भी जज साहब ने उस पर फैसला क्या कर दिया, उनकी अबूरी ज़मानत कैंसिल कर दिया। और अभी आप फरमा रहे थे कि जी इवन लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने भी उनसे कहा कि वो पेश हों, जिस हाल में भी हों पेश हों, ताकि उनकी ज़मानत। लेकिन आप देखते हैं कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि मुल्ज़िमान बाहर होते हैं और वो बुरी ज़मानत देते हैं, प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से ली जाती है कि जी उनको आने दिया जाए ताकि वो अदालत के सामने आके सरेंडर कर सकें। तो ये केसेस भी आपके सामने मौजूद है। और आपने वजह फरमाया कि लोग बाहर जाते हैं और रह जाते हैं, उसके बावजूद आते हैं, वो एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाते। तो आप देखिए, ज़ाहिर बात वो इस वक्त हुकूमत में वो लोग हैं, उनको कौन जेल भेजेगा इस वक्त? तो आप देखिए जो सारा जो हो रहा है, हमारे वकला को भी आपने देखा पिछले दिनों, फवाद चौधरी साहब जो हमारे बार के मेंबर हैं, आमिर सईद रां हैं, उन लोगों को उठा लिया गया और कितने कितने दिनों के बाद फिर उनकी बाजियाबी हुई, बेलें हुई उनकी किस केसेस में। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। मैं अफसोस के साथ कहना है कि रूल ऑफ लॉ के बड़ा रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कार्रवाई हो रही है। अच्छा जुबैर साहब, मेरी गुजारिश है, अभी आपने आमिर राज साहब की बात की। वकला किसी भी मुल्क में जमहूरियत की जामन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्होंने हमें इंसाफ दिलाना होता है। मुझे याद है कि बशरफ ना जाता अगर वकला बाहर ना आते, उसमें चलो छोटा सा रोल जर्नलिस्टों को भी था। क्या वजह है अब वो वकला उस तरह नहीं लग रहा कि अरशद शरीफ शहीद को उठाते हैं, शहीद कर दिया जाता, उसके लिए कोई वकील पेश नहीं होता। आमिर रा 5 दिन अगवा किया जाता, पता ही नहीं किया किसने है। डू यू थिंक के वकला इस मुल्क में पॉलिटिशियन तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया हुआ है, वकला वो किरदार अदा कर रहे हैं जो हमें चाहिए उनसे, जो हम तवक्को रखते हैं पाकिस्तानी कौम ऐसे? देखिए बिल्कुल करेंगे। अब वकला बिल्कुल सब मुतहद हैं और कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा जिद्दोजहद करेंगे। देखिए आपने वकला की MRD मूवमेंट आप भूल रहे हैं, MRD मूवमेंट के वकला ने बड़ा रोल प्ले किया था। बहुत सारे वकला हमारे जो लीडरान थे वो जेल गए थे। फिर मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ भी हुआ, उसमें भी वो कई वकला, हमारे मुनीर मलिक साहब उस ज़माने में सदर थे, वो जेल भी गए और मुख्तलिफ वकला वकील जेल गए, उसके अंदर उन्होंने मुसीबतें झेली, लेकिन वो रहे। लेकिन आप ये देखें जो वकला पे हो रहा है, हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। अब ये देखिए, पहले तो ये होता था कि आदमी का पता होता था कि वो अरेस्ट हो जाता है, वो होता है नेचुरली, उसको अदालत में पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए। यहाँ तो ये जो चीज़ एक नई चीज़ हो गई है कि लोग गायब हो जाते हैं और कई दिनों के बाद, जैसे आमिर राज साहब की मैंने जो मिसाल दी, आपके हमारे सीनियर मेंबर हैं पंजाब से, उनको गायब कर दिया गया और वो पता नहीं खुद इस्लामाबाद में बाजियाब हो गए। हम लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए, हमने ये तक कहा कि उन पर तशद्दुद ना होगा, लेकिन जहाँ तक हमें खबरें हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। तो ये बड़ी बात है कि ये पता नहीं लग रहा कि कौन लोग उनको उठाते। अब ये क्या कानून की हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसके अंदर लोग गायब हो रहे हैं। लोग आपसे भी सवाल करना चाहूँगा और आबद जुबैरी साहब से भी। और एक नाज़रीन, हम वीडियो आपको दिखाते हैं, हमजा शहबाज साहब जो है वो कैसे इवेड अरेस्ट
और मैं आपसे भी और भट्टी साहब आपने भी ये खबर दी थी एक ज़माने में, मगर ज़ुबैरी साहब ये लगता नहीं है कि कोई तबकाती एप्लीकेशन है लॉ की, कि यानी कुछ लोगों को घर बैठे ज़मानत मिल जाती है, कन्विक्शन में लोग लंदन की सैरें करते हैं, तो क्या हम ये बावर करने में, ये समझने में हक बजानब है कि कानून यहाँ एक लिए दौलतमंद ताकतवर के लिए और है और गरीब के लिए और है? इससे इत्तफाक करते हैं आप ज़ुबैरी साहब? देखिए, मैं पूरा तो इत्तेफाक नहीं करूंगा, लेकिन नेचुरली सारे केसेस आप लोगों के सामने नहीं आते, वो हाईलाइट नहीं होते। इंसाफ सबको मिलता है, लेकिन नेचुरली जिस तरह का इंसाफ कुछ इन लीडरान को मिलता है वो दूसरे आम आदमी को शायद नहीं मिलता। यही आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि लोगों को लोग चले जाते हैं और वो बेल्स पे, लेकिन वो अदालत से ही उनको जाते हैं और फिर बेल्स भी हो जाती हैं सबकी। नेचुरली वो हर इंसान का अपना हक है, लेकिन बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। अच्छा, आप साहब गुजारिश है, जो अभी आपको दिखाया हमजा शहबाज साहब, ये 6 अप्रैल है, इनके घर रेड हो रहा था मॉडल टाउन, छुट्टी थी सैटरडे, लेकिन इन्हें बेल मिल गई थी कि पीर तक इन्हें कुछ ना किया जाए। एक तरफ साबिक वजीर आज़म है जिन पर कातलाना हमला हुआ, वो जख्मी है और दोबारा इतला है कि उन्हें मारा जा सकता है, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इधर हुक्म फरमाया जाता है कि वो 8 बजे बेशक स्ट्रेचर पे आए या एम्बुलेंस पे आए। तो दूसरी तरफ आमिर राह की बात बताइए, अगर वकला को इंसाफ नहीं मिल रहा, आमिर राह को कि 4 दिन लेकर कौन गया? मेरी इतला है उनके साथ शहबाज गिल जैसा तशद्दुद हुआ मुबैना तौर पे। मैं ये खबर दे रहा हूँ बीइंग एक छोटे से जर्नलिस्ट। तो हम किससे और उम्मीद रखें अगर वकला भी स्टेज पे बाहर नहीं आते? सियासतदानों से तो माजी ऐसी तवक्को नहीं है, वो एनआरओ ले लेते हैं, दे देते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, और किससे और तवक्को रखी जा सकती है? देखिए, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको हमारे से तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत, तो एक जमहूरी सेटअप तो है, चाहे उसमें आपको जो भी शिकायत हो, उसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट है जिस बेशक वो पूरी तरह से कंपोज नहीं है। मुशर्रफ खिलाफ जो मूवमेंट थी वो एक हमारे चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने बेदखल किया, उसके खिलाफ एक मूवमेंट उठी थी। यहाँ देखिए जो अब हुकूमत है उसके बुकला है, उनका एक ग्रुप है। अब देखिए यहाँ ग्रुपिंग्स भी हैं, लेकिन मैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इन मामलों पर जब बुकला के साथ ही हो रहा तो वो भी देखें, अगर हुकूमत के अंदर वो बैठे कि ये क्या हो रहा है रूल ऑफ लॉ पे। मैं लॉ मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चीज़ का करें कि ये क्यों उनके कोलीग्स के साथ या वकला के साथ ये और लोगों के साथ ये हो रहा है। ये लॉ मिनिस्ट्री, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, इन सबको हम बार खड़ी रहेगी अपने वकला के साथ, हम रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन पे खड़े रहेंगे बिल्कुल। और आप वजह फरमा रहे हैं कि जी एक केस में बेल मिल जाती, यहाँ एक आदमी एक साबिक वज़ीर आज़म अगर ज़ख्मी है और वो इस तरह की वो रिपोर्ट पेश कर देते हैं, और देखिए अगर आपको ये शक है कि उनकी रिपोर्ट सही नहीं, तो आप सरकारी अस्पताल से एक मेडिकल बोर्ड बनवा के उनका मेडिकल मायना किया जा सकता है, जिसके बिना पे आप देख लें कि वो बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो ये सब कोर्ट की सवाबदीद है, लेकिन ये कहना कि जी हमें अदालत में, नेचुरली अदालत में सब बराबर होते हैं आपको, लेकिन हर केस को उसकी अपनी नौयत होती है, उसके हिसाब से मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है उसको देखना चाहिए। अरे वो यकीनन आप सही फरमा रहे हैं। एक रहनुमाई फरमा दें, आपने फरमाया कि अब लॉ मिनिस्टर आदम नज़ीर तारड़ साहब को कुछ वकला और सहाफ़ी चले गए थे कि नवाज शरीफ को दिखाया जाए। आदम नज़ीर तारड़ साहब लॉ मिनिस्टर नहायत काबिल एहतराम है, वो तो कहते हैं कानून में अगर इलेक्शन नहीं 90 दिन में होता तो आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कि आगे भी किया जा सकता है। उस पर एज ए आप सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? क्या ला महदूद निगरान हुकूमत के पास टाइम है कि चाहे 3 साल ना कराए इलेक्शन? देखिए, बड़े अगर आज़म नज़ीर तारड़ जो खुद एक बहुत बड़े वकील है, अगर उन्होंने ये बात कही तो बड़े अफसोसनाक बात है। देखिए, आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप है, केयर टेकर अब 1-2 प्रोविंसेस में केयर टेकर आ गई है, अब उसका 90 दिन से एक्सटेंड करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसमें अब कोर्ट्स को भी रोल प्ले करना। और देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, अभी तक उसकी तामील नहीं हुई है। आपको पसंद नहीं, आप उसकी अपील करें, रिव्यू करें, लेकिन कानूनी तौर पर चलें। एक ऑर्डर आ चुका है, आपसे कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। अब मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि 90 दिन को आगे किया जा सकता है। वो चंद एग्जाम्पल्स एक पाकिस्तान में दी जाती हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी तो उस वक्त इलेक्शन सारी पार्टीज ने एग्री कर, सारे एक कंसेंसस था, नेशनल कंसेंसस, उस पर 37 दिन के लिए आगे कर दिया गया था। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। एक वज़ीर आला ने तहलील कर दी असेंबली, उस पर आपको तारीख, उस तारीख के ऊपर ही एक गेम सारा किया जा रहा है। फिर एक एग्जांपल दी जा रही है कि आर्टिकल
54 है टू आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि जिस टाइम पीरियड अगर उसमें वो चीज़ ना की जाए तो वॉइड नहीं होती और इलीगल नहीं होती। लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सिर्कमस्टांस, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो आइन के मुतसादिम नहीं हो तो फिर यहाँ आइन में एक पीरियड दिया हुआ है 90 डेज का, और इलेक्शन पूरा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि इलेक्शन कराने हैं आपको 90 दिन में, वरना इस तरह तो अब और असेंबली 2 अक्टूबर या जब भी तहलील होनी है 5 साल के बाद, जो आर्टिकल 52 में दिया हुआ है 4 में कि वो 5 साल के बाद अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है असेंबली, उसके बाद भी इलेक्शन ना कराए जाए, तो ये तो कोई बात नहीं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम ही लपट गया इस तरह से। तो अच्छा जुबैरी साहब ये बताएं, क्या सदर पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसके 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, और क्या अगर कर सकते हैं तो वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, या उसे भी हवा में उड़ा दिया जाएगा? लेकिन सदर की सवाबदीद नहीं है। सदर ने, आपने देखा सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा है कि आप तारीख दें। अब उस सदर मुमलिकत है, उनकी बात की इज्जत रखनी चाहिए, लेकिन नेचुरली आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हो रहा है कानून के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो सदर की बात नहीं है, लेकिन इसमें एक कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो तो बाइंडिंग होता है सर। और वो उसमें अगर देखें, आपने याद होगा जब परवेज ज़राई साहब की सेनेट को रिस्टोर किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर गवर्नर उनको ओथ नहीं देते तो सदर मुमलिकत उनको दे दें, और फिर आपने देखा सदर मुमलिकत दिया। तो कोर्ट भी इस सिचुएशन में कह सकती है कि अगर गवर्नर और ये नहीं दे रहे तो प्रेसिडेंट दे। लेकिन यहाँ उन्होंने पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तारीख देने के। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको एक कोर्ट ऑर्डर कर रहा है और वो मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कहा गया था मीटिंग करके डिसाइड करें, तो अब वो अभी तक वो तारीख नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। अब कोर्ट के ऊपर से कंटेम्प्ट भी फाइल हो चुकी है, उनके पास, दूसरी पार्टी के पास राइट है अपील करने का। अच्छा, अब सब रहनुमाई फरमाए, हमारी इतलाह है हुकूमत ने फैसला किया किसी तौर पर भी इलेक्शन नहीं कराने। अगर ये इलेक्शन 90 दिन में नहीं कराते और ये 101 दिन हो जाता है तो इनकी लीगल पोजीशन क्या होगी निगरान हुकूमत की दोनों सूबों में, खुसूसन पंजाब और KPK में? मैं तो समझता हूँ कि अगर ये नहीं कराते और कोर्ट के ऑर्डर की मुखालफत करते तो इलीगल हुकूमत होगी वो, बिल्कुल। अच्छा जुबैरी साहब ये बताएं कि सोसाइटी भी पोलराइज्ड है, वकला बरादरी भी पोलराइज्ड है, और यानी मुस्लिम लीग नून की जो हैं साथी वो भी हमें पता है अपनी बारों में, और जो PTI भी अब बहुत बड़ी उसकी भी एक फॉलोइंग है। क्या खान साहब गिरफ्तार हों तो आपको लगता है कि वकला भी किसी तरह का एहतजाज के मूड में हैं या नहीं? देखिए, मैं उनके बुकला के लिए तो नहीं बोल सकता, नेचुरली उनका हक है। अगर कोई उनके लीडर को गिरफ्तार किया जाता है जो एक साबिक वज़ीर आज़म भी है पाकिस्तान, तो उनकी पार्टी का, उनके बुकला का बिल्कुल हक है कि वो प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ और कानूनी चाराजोई भी करें। जी अच्छा, अब सब गुजारिश है कि एतजाज अहसन साहब और सलमान राजा से हमारी बात हुई और आप भी उसी तरह साहिब इल्म हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं करते तो आर्टिकल 6 होगा। क्या अगर आइन की ये वायलेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट बार का इसमें क्या रोल होगा? वो सड़कों पे आएगी या खामोश रहेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रोल सड़कों पे आना नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट रोल का कानूनी चाराजोई करने का हम पूरा इख्तियार रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार अगर इस तरह की कोई बात होती है कि आइन और कानून के लिए वो अपना रोल प्ले करे, अपना रोल वो अदा करे, और अदालतों के अंदर करेंगे हम लोग सर। वैसे आपने सर नहायत एहतराम से, जब इफ्तिखार चौधरी को था, मैं लाहौर पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट का प्रेसिडेंट था, एक ही था, हमने तो आपके साथ बड़ी मारे खाई है, 10 दफ़ा बेहोश हो गए, क्योंकि वकला उस दिन याद है लतीफ़ खोसा साहब को जिस दिन वो सोटी सड़क से खून बहा, मैं और वो साथ इकट्ठे थे। तो इसका मतलब है सहाफ़ी उठाए जाए, कानून की वायलेशन हो, आर्टिकल 6 हो, वकला फिलहाल बाहर कुछ मूवमेंट चलाने के मूड में नहीं लगते बज़ाहिर बादिउल नज़र में। देखिए, हम लोग अभी इस पे हम लोग अपनी इस मीटिंग कर रहे हैं इस पे कि हम लोग क्या लाए अमल इख्तियार करें। तो मूवमेंट देखिए, हमारी जो मूवमेंट होती है वो सड़कों पे आप देखें वो एक फौजी डिक्टेटर के खिलाफ मूवमेंट थी। वो देखिए, जब भी बुकला बाहर निकले वो एक फौजी डिक्टेटर थे, चाहे वो ज़ियाउल हक साहब हों या मुशर्रफ साहब, उनके खिलाफ आप निकले बुकला। और देखिए, इस वक्त जो बुकला के आप बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, वो इस वक्त हम लोग जो सोच रहे हैं वो कानूनी चाराजोई कर रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त पे नहीं होते या कोई गिरफ्तार होता है तो उसके लिए कानूनी चाराजोई की जाए ना। सड़कों पे निकलने से
मैं समझता हूँ कि ये मकसद हल नहीं होगा इसका इस तरह से, जिस तरह से आप चाह रहे हैं। ये वो इस तरह की नहीं, अब चीफ जस्टिस साहब को उसमें मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था एक तरह से मुल्क में, चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया गया था। उसके बाद मुखला सड़कों पे निकले कि जी हमारे चीफ जस्टिस के साथ इस तरह से आपकी राय मुझसे ज़्यादा, नंबर एक तो ये मैं नहीं हरगिज़ चाहता, मेरा तो एक ख्याल है कि जब सियासतदान भी अपने आइन और कानून की हिफाजत नहीं कर पा रहे, मुल्क रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं चल रहा, अदालतों में भी कितना बोझ डाला जाए, सियासत नहीं कर रहे, ऐसे में फिर उम्मीद की किरण बज़ाहिर नजर नहीं आती। आपको पता है कि जिस तरह लोग उठाते हैं 10-10 दिन पता ही नहीं चलता कहाँ गए हैं, पता भी हो तो हम नाम नहीं लेते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नाम नहीं लिए जाते, मुत्तफिक हैं हम आपकी इस बात से कि बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अदालतों पे बोझ नहीं होता, अदालतें होती हैं काम करने के लिए। अदालतों के पास हमारी हर इंसान की पहुंच होनी चाहिए अदालतों से ही। देखिए, अगर अदालत की बात भी ना मानी जाए तो फिर सिस्टम कोलैप्स हो गया है हमारा। अगर वहाँ की बात होगी तो आप देखिए, जब वो नो कॉन्फिडेंस की मूव हुई और उन्होंने एक रेजोल्यूशन, उन्होंने कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी, उसको चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर क्यों पीरियड है, 12 बजे तक आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वोटिंग कराएं। अगर उस वक्त की हुकूमत मानने से इनकार कर देती क्या होता फिर सर? लेकिन उन्होंने माना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, उससे वजीर आजम DC टू घर चले गए। साहब, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे। सब जानते हैं किस किस का मालियाती मफाद है इस रियासत में, किससे जुड़ा हुआ है, और अभी हाई कोर्ट के जज साहब ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया कि इलेक्शन करवाएं, और मेरी तरह के कई जो साफ़ी हैं वो उन पर अनलीश कर दिए गए। ये भी कितनी है कि ये जो माली मफादात के हामिल धड़े हैं, तो ये क्या है? ये इज इट रूल ऑफ लॉ से कुछ लोग अबव है? बिल्कुल नहीं, कानून से कोई ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर जज साहब के खिलाफ इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल उसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए कि अदालतों पे अटैक। अदालतें इंसाफ और कानून के हिसाब से फैसला करती हैं। आपको उनका फैसला पसंद नहीं आता, फिर भी आप पाबंद हैं उसको। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक आखिरी रहनुमाई आपकी, एक दिन पहले ये खबर आई है कि साबक आर्मी चीफ ने यह फरमाया कि वो साबक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की आवाज़ें टेप करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है एक साबक आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ें रिकॉर्डिंग करे, उनकी वीडियो का रिकॉर्ड रखे? बिल्कुल मुझे नहीं मालूम। एक सुप्रीम कोर्ट का 90s में एक फैसला आया था, मैं आपको उसको दे दूंगा उसकी कॉपी। जब आपको याद होगा पॉलिटिशियंस की जो थी, सियासतदानों के टेलीफोन टेप हुआ करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। सर बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत उन्होंने रोशनी भी डाली, भट्टी साहब आपने भी अच्छे चीज़ों पर रोशनी डाली। ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके मैंने पूछना है कि क्या T20 वीडियोज़ का या ऑडियोज़ का शुरू होने वाला है, क्योंकि सुना है खान साहब के पास भी मुबैना तौर पर बहुत सा सामान है। तो एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, पहाड़ में जाए मिशन, एक्सपोर्ट बढ़े ना बढ़े, अल्लाह ना करे दिवालिया हो ना हो, मगर जो हमारा वीडियोस का धंधा है ये हमेशा रूज पे होता है, और आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। कैसा माशी तो चले गई, भाड़ में नहीं गई। अच्छा, गरीब आदमी 99% चले गया। आज जो इन्होंने एटम बम मारा है महंगाई का, ना वो तो है। वो आपके $2 इसाक डालर, ओ सॉरी क्या नाम है इसाक डालर, वो क्या इसाक डार साहब, अपना तो उन्होंने 50 करोड़ रुपया रिलीज करा लिया। हाँ, कलाल के पैसे थे भट्टी साहब, घर कीमती करा लिया। लेकिन जितनी महंगाई इन्होंने कर दी, इन्होंने 20 करोड़ आवाम के घरों के चूल्हे बुझा दिए। अब गैस की कीमत भी बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। क्या इन्हें वो जो महंगाई मार्च करने आए थे मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उस वक्त और आज की कीमतों का मुवाजना, महंगाई बढ़ाओ मार्च था भट्टी साहब। वो महंगाई नहीं, वो हमारे केस मुकाओ में आया था। अच्छा। और उसके बाद उन्हें NRO भी मिला। NRO मार्च था वो NRO मार्च था। अब मुझे बताएं ना, मौलाना साहब चले थे, बिलावल भुट्टो साहब चले थे, अच्छी बात है, करें। अब मुझे बिलावल साहब से एक गुजारिश है, उस दिन दाल की कीमत क्या थी? मैं बड़ी कीमतें नहीं करता, लग्जरी गाड़ियों पे नहीं जाता। आटा क्या था, बिजली का यूनिट कितने का था, पेट्रोल कितने का था, और गरीब आदमी की दिहाड़ी कितने की थी? उस वक्त पैनाडाल कितने का था? मैं बाईपास की बात ही नहीं कर रहा, गुजरावाला बाईपास नहीं, पत्तों की बाईपास, क्योंकि पास ही पास है। अच्छा यार, असल खबर देना, इधर कौन सी वीडियोस निकल रही हैं?
कादी साहब, मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक जज की वीडियो चलाई थी, मैंने कहा था कि नून लीग को ये खेल नहीं खेलना चाहिए और किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के पास एक साहब गए जिनके पास नून लीग और बाज दीगर, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी खौफनाक वीडियो या ऑडियो? वीडियो प्लस ऑडियो। अब कोई बहाम तो नहीं रहा ना। मैं फ्रेंचिश तो नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं। हिंदी तो नहीं बोल रहा, जापानीज तो नहीं बोल रहा, संस्कृत में अच्छा तिन्ने मेनू आंदी ही नहीं मैं की बोल रहा है। अच्छा बात सुनाए, बात बताएं, बड़ी दिलचस्प बात है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस गंदे खेल में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वीडियोज रख ली अपने पास। कादी साहब अनबिलीवेबल, जिन्होंने इमरान की वीडियो बनाई है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास भी एक एजेंसी होती है, ठीक हो गया, जाहिर है सिविलियन, उसे गालबन आईबी कहते हैं। नवाज शरीफ को बहुत सारा मवाद लंदन आईबी के उस वक्त के अफसर ने जाके दिया था, और अगर ये ऑडियो वीडियो का खेल शुरू हुआ जो आजकल अपनी सहाफियों को बुला के चीजें फीड कर रहे हैं, नहीं भट्टी साहब एक बात बताएं कि खान साहब, एक खबर और भी आ रही, अच्छा मुझे दूसरे सवाल बदलता हूँ, लेकिन भट्टी साहब एक बात मुझे बताएं कि हमारी खजाने और हमारी अमानतों के तो ये बहुत ही खयानत करते हैं, ये हमारा माल खा गए, हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया, इस मुल्क को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि ये खुद रह सकें जहाँ इनके हालात हैं। मगर भट्टी साहब हमें पता तो चलना चाहिए कि जो सियासत के नाम पे हमारे मसीहा बन के बैठे हैं, ये वारदाती कौन है और करते क्या रहते हैं, हमें भी पता चले ना कि नहीं। कई सब हमें बहुत सी चीज़ें पता है, लेकिन इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून और है। इधर याद होगा जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की केस लगा तो उन्होंने हुकूमत से पूछा आप गारंटी दें इनकी ज़िंदगी को कुछ नहीं होगा। वो ज़िंदगी मौत का फैसला तो ऊपर आसमानों में बैठा करता है। अच्छा भट्टी साहब एक खबर आ रही है, माफ़ी चाहता हूँ, फिर आ गई कि इमरान खान साहब अपनी हिफाजती ज़मानत की जो अपील है वो वापस ले रहे हैं, और क्या, और वो बैठे हुए हैं क्या, वो मुझे पकड़ो, इस तरह की कोई बात। देखें, जब आज दोपहर को मैंने बताया ना आपको, मोहतरम हमारे मेरे बड़े मेहरबान हैं हमजा शहबाज साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हें ये मिल गया था। इमरान खान को पकड़ने के लिए 50 दफ़ा मरियम कह चुकी है इस फितने को गिरफ्तार करो, सैकड़ों दफ़ा वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आए तो सही जेल में मदद सिखाऊंगा। कुछ दिनों से ये रोज़ाना मीटिंग कर रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान साहब ने आज शाम जब फैसला हुआ, किस केस में फैसला हुआ, मुझे बड़े ताज्जुब होता है इस मुल्क में, और इस पुलिस को इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। केस कौन सा है? इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है जिसमें खान साहब नहीं होते, इमरान खान साहब खुद नहीं होते, दहशतगर्दी का पर्चा उन पे हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रूल ऑफ लॉ है ना यहाँ पे। उसमें किसी एक अफसर में इस्लामाबाद में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि उस पर्चे को खारिज करे। यार ये दहशतगर्दी की एक्ट कैसे इस पे लग गया? 144 की वायलेशन है, वो लगा लो 144 की। यार खुदा का खौफ यार भट्टी साहब, आप बड़े सादा, हर एक को दहशतगर्द। अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता पकड़ा गया हूं और मैं अंदर चला गया हूं और आप जो है बिला वजह मैं आप पे पर्चा क्यों ना दूं? नहीं कायद साहब देखे, वो उस पुलिस अफसर ने भी अल्लाह को जान देनी है ना। अगर एक पर्चा FIR दर्ज होना हक है, लेकिन वो झूठी है तो उसे उसी वक्त खारिज करो। आपने ये ओथ लिया है। एक तरफ तो कादी साहब आपको सजा हुई हो, मुल्जम हो, मुजरम हो, आपको अस्पताल से निकाल के आपका मेडिकल पेडलेट चेक नहीं कराए जाते इसलिए या गलत रिपोर्ट एक बड़ा आप लंदन भेज देते हैं एक 50 रुपए के एफिडेविट पर। दूसरी तरफ मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को अदालत से सलाहियात वो जाते नहीं पेश होते। एक बंदा जिस पर 60 पर्चे हो, कातलाना हमला हो, गोलियां लगी हो और चल भी ना पाता हो, आप उसको कहते हैं नहीं। लेकिन भट्टी साहब आप देखें ना, बिला वजह खान साहब की हमायत भी करते हैं, ना उनके बाहर पैसे हैं, ना उनके वहाँ पे जायदादें हैं, ना उनके वहाँ पे फ्लैट हैं। देखें ना, ये भी तो नालायकी की ना इन्होंने। अगर ये 4-5 जगह पे इनकी बेपनाह अरबों डॉलर होते हैं इनके, तो हम फिर देखते कौन हाथ लगाता है इनको। ऐसा मसला है। देखिए ये इमरान खान की गलती है ना उनकी कि उन्हें 3.5 साल मिले को 5, 10, 50 खरब बना लेते खुद भी कर लेते और किसी को खिला भी देते। जैसे इत्तेजाद एहसन साहब कहते हैं कि शरीफ फैमिली एक दरख्त नहीं पूरे जंगल को पानी लगाती है। अच्छा हाँ, ये इत्तेजाद एहसन साहब का फरमान है। उन्होंने कहा हमेशा वो इस सिस्टम के लाड ले रहे हैं। उसकी मिसाल कैसे देते हैं
कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे, इन्हें कोई सजा देने वाला नहीं। जस्टिस कयूम को फोन करे कि सजा दे, उसे नहीं पकड़ना। नहीं। मरियम नवाज साहबा, काजी साहब आप अब थोड़ा सा, नहायत मेरी भी लीडर है, वो बड़ी अच्छी लीडर है, बनाए नैब ठोकर पे हमला कर दे, वो दहशतगर्दी का पर्चा पुलिस को नजर नहीं आता। इनकी आंखों में कुकरे पड़ गए हैं, ये अंधे हो गए हैं। इन्हें इक़्तिदार की हवस, ओहदों की लालच ने आइन और कानून से बाला कर दिया है। ये मुल्क तबाही के दहाने ले गए हैं। ये नहीं लेके गए, अवाम जाएगी। इनका क्या, इन्होंने तो बाहर चले जाना है। काजी साहब ये तो मिस्ट्रिक प्रोफेसर है, गौर हुकूमत आई पाकिस्तान में, ना आई मुल्क से बाहर, मौजा ही मौजा। नहीं तो वैसे भी अगर हम सजा भी हो जाए तो मुल्क से बाहर, वो देखे इसाकदार कहाँ है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहाँ है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे कहाँ हैं? अच्छा बच्चा, फिर एक बात तो अब तय होगी ना कि चूंकि ये खबर आ गई है और बड़े साफियों ने भी दी है और आपने भी दी है, बता दूं फिर वीडियो किस किसकी है? हैं जी, हाँ बताएं ना, मैं नाम लिखने लगा हूँ। बेटी साहब मैं इशारों की ज़बान में बात ना करें ना। अच्छा चलो वक्रे होकर बंदे गूंगा भी हो सकता है, मैंने वक्रे होकर दस, लेकिन इसका मतलब है, इसका मतलब है कि मैं खान साहब की वीडियोस पर मैं अंदर हो जाऊँ। नहीं मुझे ये पता है, देखे खान साहब की भी नहीं आएगी। मुल्क में मिसिंग पर्सन का बड़ा रिवाज पड़ गया है। मैं सिगरेट पीने वाला आदमी हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं ये अर्ज करूँ कि इसका मतलब तो हम यही समझे ना कि अब खान साहब की वीडियोस पर भी हाथ हौला रखा जाएगा। देखिए मुझे दुबई ना वीडियोस मैं नहीं कहता वो हैं या नहीं है। अगर इन्होंने वीडियो का खेल शुरू किया तो ये पछताएंगे, मैं आपको ये बात गारंटी दे रहा हूं। अगर इन्होंने वीडियो ऑडियो का खेल शुरू किया, याद रख लो, कहते ने ना कमीज साड़ी नहीं रही तो बनैन साड़ी भी नहीं रही। साहब आप भी नहीं बताते कि कोई ऐसी चीज बताए ना कि इमरान आवाम के दिलों से उतर जाए, क्या करें बताए ना। हमारे भी तो आपकी मदद ही नहीं करते हमारी। देखिए हमने पूरी कोशिश की, हमने कातलाना हमला मुबैना करवाया इमरान खान साहब के मुताबिक, हमने 60 पर्चे करवा दिए, हमने उनकी बेलें कैंसिल करा दी, हमने सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन चढ़ा दिया, हमने नैब चढ़ा दी, हमने FIA चढ़ा दी, हमने एंटी करप्शन का स्पेशल बंदा ले आया। वो इमरान डरता ही नहीं। अब उसको को जिसने अल्लाह मौत का खौफ उतार दिया, अब मैं उसको क्या समझाऊं? वो इमरान नहीं डरता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि असल में इमरान जिम्मेदार है जो इलेक्शन पर एक गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। देखिए इमरान का खौफ 13 जमातों के सीरक सियासतदानों को इलेक्शन से भगा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे है, वो इलेक्शन कराओ। जिस तरह वो असी पंजाबी उसका सियासत है नहीं, बांदर किला खेलने। बड़ी साहब मैं प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जनाब आपसे और भी इंटरेस्टिंग खबरें लेंगे हम, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक इंतहाई अहम नोटेड स्कॉलर जनाब डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब जो नस्ट के प्रिंसिपल भी हैं, हमें हालात पे बहुत बड़े अरसे से रोशनी डाल रहे हैं, मगर कोई पता नहीं सोने ना सोने। मगर इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज आपकी खिदमत में। पोलियो बहुत बड़ा एक रोग है जो हम बच्चों को लगा लेते हैं। इसको जो भी लोग आएँ उन्हें प्लीज़ वेलकम करें और अपने बच्चों को एक बर्बाद ज़िंदगी से बचाएं। ये बड़ी साहब मैंने देखा शुरू में बात कर पूरी अवामुल नास से गुजारिश है, पोलियो टीमों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दें, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, महफूज मुस्तकबिल के लिए खुदारा अफवाहों पर कान ना धरे। याद रखें क्योंकि आज फैसला आज करना है, अगर कल के बच्चे को चलना है तो फैसला आज करें, पोलियो के कतरे पिलाएं, इसी से हमारी नई जनरेशन सेहतयाब होगी। थैंक यू वेरी मच बड़ी साहब। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपके इंतजार का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यू हैव बिन पॉइंटिंग इट आउट मैनी अ टाइम, जिस क्राइसिस में आज अब हैं और एक स्लीप वॉकिंग लगता है टुवर्ड्स प्रेसिपिस लगती है हमें, हम इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज सागदार साहब ने कहा है माशी रफ्तार शुरू में ख़त्म होगी फिर बेहतर हो जाएगी, और 100 और LCs खोल दी हैं दवाइयों की, पेट्रोल की और कुछ और। डू यू थिंक कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा सकेंगे या जा रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, अगर मैं भी दार साहब की जगह पे हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। हालात ही ऐसे हैं कि मैं भी यही लफ्ज़ कहता, अवाम को हौसला देना पड़ता है ना। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आपने हौसला देना होता है कि यार बस ठीक हो जाएगी, वक्त की तकलीफ है, हो जाएगी। जब कोई हुक्मरान लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, फ्यूचर टेंस में, तो समझ लें कि वो चक्कर दे रहा है। ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े
माने हुए जाने हुए लोग हैं मीडिया पे, लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों को बताएं कि जब कोई लीडर फ्यूचर टेंस में बात करे, हम ये कर देंगे, ये चीजें हो जाएंगी, हम वहां पहुंच जाएंगे, वो समझ ले वो चक्कर दे रहा है, वो आपको अपनी जान छुड़ा रहा है इस वक्त ये कहकर। डॉक्टर साहब निहायत एहतराम से बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम। देखिए बात ये होती है कि आज महंगाई का तूफान तो इन्होंने बम गिरा दिया, एटम बम, लेकिन काश जो जैसे आपने कहा कर देगा, ये कहते कि हमने आज आधे वजीर कर दिए हैं, हुकूमत के अखराजात इतने कम कर लिए हैं, सरकारी घर जिनके पास 8-8 कनाल के उन्हें 10 मरले के घर पे शिफ्ट कर दिया है, जिनके पास 20-20 मुलाजम है उनका एक कर दिया है। तो वाकई ही डॉक्टर साहब ये बात पढ़े लिखे आदमी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मेरा ख्याल है काश ये बातें हुक्मरान भी समझे। अच्छा, मैं एक साथ सवाल जोड़ दूं, फिच की रेटिंग पे भी डॉक्टर साहब रोशनी डालिएगा, इसका क्या मतलब है और हमारी मैशत पे इसका क्या असर होगा? देखिए फिच की रेटिंग जो है मेरे ख्याल में ये लोएस्ट रेटिंग होती है, इसलिए इसका आउटलुक भी वो नहीं बताते हैं, क्योंकि इस जो CC- है इसका कोई आउटलुक नहीं है, आउटलुक बर्बाद है, बिल्कुल तबाही और बर्बादी वाला आउटलुक है, इसलिए वो बताते भी नहीं है। या तो स्टेबल होता है, आउटलुक पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से भी नीचे चला गया है। तो ये इसकी जो नीचे है वो सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहलाता है, SD। सिलेक्टिव डिफॉल्ट का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? सिलेक्टिव का क्या मतलब? अभी हम अगर डिफॉल्ट कर दें ना तो हम उसको सिलेक्टिव डिफॉल्ट कहते हैं रेटिंग एजेंसीज की ज़बान में, तो वो SD कहलाता है। तो CC- के बाद जो है नीचे जो है SD है, यानी सिलेक्टिव डिफॉल्ट। तो इस वक्त आप जब जाएं इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करने के लिए, कोई आपके पास पैसे नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि लोगों को, मार्केट को ये पता है कि आप ऑलमोस्ट आपका खजाना खाली है और आप अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कहीं से पैसे वैसे ना मिले। अच्छा डॉक्टर साहब एक ये भी रहनुमाई फरमाएं, आज जितने टैक्सेस लगे मेरे और आप पर लगे, आम शहरियों पर लगे, क्या बेहतर ये ना होता जो इस मुल्क के खरबपति अरबपति हैं ताजर, उन पर कोई खास टैक्स लगाया जाता बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरे के पूरे अवाम पे लगा दिए जाए? कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती थी? देखें, जब आपने तो स्टडी तो नहीं बनाई है ना, किसने बनाई है? IMF बनाकर आपको दी है। ये हमेशा बार बार आपको हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता जाता हूँ, अब करता रहूँगा हर बार रिपीट, कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो वो पॉलिसी बनाता नहीं है। इस ध्यान में रख लें, वो पॉलिसी हम क्यों किसी फाइनेंस मिनिस्टर को बुरा भला कहते हैं, हम क्यों इसहाकदार साहब को बुरा भला कह रहे हैं, या शौकत तरीन को बुरा कहते हैं, या असद उमर को कहते हैं, या मिफ्ता इस्माइल को कहते हैं, XYZ को कहते हैं? हमें नहीं कहना चाहिए, वो बेचारे पॉलिसी नहीं बनाते हैं। या कोई गवर्नर सेंट्रल बैंक वो पॉलिसी नहीं बनाता है, वो पॉलिसी को सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है, वो इम्प्लीमेंटर होता है, पॉलिसी कहीं और बन रही होती है। ये जितने जो इकदाम किए गए हैं, क्या समझते हैं कि वजारत खजाना में बैठ के ये बना है, या IMF ने आपको दिया कि ये लो भाई चलो ऐलान कर दो? हम ऐलान कर दिया हमने, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, एक हमारे बड़े काबिल एहतराम है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, वो कह रहे थे कि IMF का डेलीगेशन आया, उसने कहा 72-75 कर दो, पर उन्होंने बार्गेनिंग की, अपने आर्गूमेंट भी किए। अगर सारा कुछ उन्होंने करना है, फिर हमारे फिनांस मिनिस्टर हमारे ही फिनांस पे बोझ डालने के लिए रखे हैं। ये आर्गूमेंट तो कर सकते हैं ना उन्हें, हमारी ये अवाम की पतली हालत है, इसमें इस तरीके से कोई बेहतर की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती कोई भी? देखिए, उसके लिए तो आपके पास टीम होनी चाहिए ना। अगर टीम ऐसे ही है जो आजकल है हमारे बेचारे, तो अब हम क्या कह सकते हैं उनको? उस वक्त तो कम से कम कुछ लोग थे जब बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिविल सर्वेंट थे उस ज़माने में। मोइन अफजल जैसे लोग थे, आपके लाहौर में रहते हैं। यूनुस खान जैसा फाइनेंस सेक्रेटरी था। तनवीर अली आगा मरहूम जैसे लोग थे उस वक्त मिनिस्ट्री में। तो जब आपके पास इतनी अच्छी अच्छी टीम हो, मौजूद हो, जो उनसे बातचीत कर सकते हो ठीक से, हम तो टेक्निकल इनपुट देते थे और उनको उनके ज़बान में हम बात करते थे। आप उनके ज़बान में बात करने वाले लोग नहीं रहे ना, वो मोइन अफजल और यूनुस खान जैसे उस पाए के सिविल सर्वेंट रहे। डॉक्टर साहब, अगर मैं एक बात आपसे पूछूं कि जब आपके सारे मालियाती मफादात वेस्ट में हों, आपके अकाउंट्स वहाँ हों, मैं और मुबैना तौर पर आपका 2 नंबर माल भी वहाँ हो, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स की सिंगल कॉलम की खबर आपके कपड़े उतारने की सलाहियत रखती हो, और ऐसे लोग यहाँ हुक्मरान हों, तो आई थिंक नतीजा फिर यही निकलता है।
आपने बिल्कुल समअप किया, इससे बेहतर मैं भी समअप नहीं कर सकता था। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। जब आप इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे तो आप क्या बातें कर सकते हैं। मेरा तो कोई बेटा तो नहीं था बाहर में, या मेरी बेटी तो कोई वहां पर नहीं पढ़ रही थी और ना वहां जॉब कर रही थी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता था, अभी भी बोलता हूं। लेकिन कल को मेरा बेटा भी वहां नौकरी अच्छी जगह से मिल जाए या उसको दे दिया जाए, ये दे दिया जाए पे गौर करेंगे आप इन्वर्टेड कॉम में, ठीक है, या मेरी बेटी को वहां नौकरी मिल जाए अच्छी सी, तनख्वाह बहुत ज्यादा मिल रहा हो, तो मेरे मुंह तो बंद हो जाएंगे ना जनाब। मैं बोल सकूंगा जिस तरीके से अभी बोलता हूँ आपके सामने। नहीं डॉक्टर साहब, निहायत एहतराम से गुजारिश है, आपने अभी साहिब इल्म या काबिल लोगों का नाम लिया बहुत सारे। देखिए, महंगाई बम तो गिरता है आम आवाम पे, 22 करोड़ आवाम पे। टीम तो हुकूमत ने बनानी है, हुकूमत ढूंढ ले। अभी लोग पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी तो नहीं है। ये टीम की अगर उनकी गलती है, वो टीम सही नहीं बना रहे, तो उसका वजन अवाम पे बोझ क्यों डाला जाता है। मेरी सबमिशन है कि अब अच्छे लोग यकीनन होंगे। ये तो नहीं ना हो सकता कि इकॉनमी को जो समझते हैं वो है ही नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए कि अवाम को कोई कुछ समझता नहीं है, ठीक है। अवाम बस ऐसी अवाम है, बस, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ वोट देने के लिए है। अवाम सिर्फ वोट देने के लिए है। वो किसी को 2 कीमे वाली नान मिल जाएगी, उस पर वोट दे देगा, किसी को कोई बिरयानी मिल जाएगी, उस पर वोट दे देगा, बस। वो तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इतनी ज़्यादा गुर्बत जो है आप फैला के रखें कि किसी को 2 कीमे वाली नान दे देंगे तो वो आपके लिए जान दे देगा। इस हालत तक पहुंचा दे कौम को, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पाकिस्तानी जो है, जब कीमे वाली नान से निकलेगी बाहर, एक पाकिस्तानी $3 मिलियन दे जाता है, इनको खुद एक आना नहीं देता। 30 मिलियन यानी $3 मिलियन दिए उन्होंने, 30 मिलियन सॉरी। तो ये डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि एतबार गैरों का तो उठ गया, अपनों का भी उठ गया। देखिए, अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, देखिए हिंदुस्तान को भी जब 1991 में क्राइसिस आया था तो वो भी IMF में गया, लेकिन वक्त से पहले जल्दी से निकल आया IMF से। और किसने बचाया था उसको? जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे, उन्होंने इंडिया को निकाला, क्योंकि इंडिया ने एक बॉन्ड फ्लोट किया था, उसका नाम ही रखा था नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड। लोगों ने बिलियंस उस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की और इतने पैसे आ गए, उन्होंने कहा जी खुदा हाफिज, मुझे ज़रूरत नहीं है आपके $2 बिलियन की। निकल आया IMF से। आज भी हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो है NRP, वो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर ऐसी हुकूमत हो जिसका एतमाद उन लोगों के पास हो। आज भी निकल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि जो आजकल इन्होंने IMF से डील कर ली, जितनी अब बिजली महंगी हो गई, जितनी गैस महंगी हो गई, जितना पेट्रोल महंगा हो गया, डू यू थिंक ऐसे हालात में हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है और बाहर दूसरे मुल्कों का कंपटीशन करके हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो सकती है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल 200% मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकती है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान उसका टाइटल है। यानी कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी, उसके शेयर जो हमारी GDP में गिरता चला जा रहा है, ठीक है। और ये कब से गिर रहा है? 1988-89 से, जब से हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं। इस मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। वो कैसे होता है? IMF के पॉलिसीज में 4 चीजें होती हैं और आप देखें वही हो रहा है। सबसे पहले होता है करेंसी को डिवैल्यू करो, तो हमारी जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपोर्टेड होती हैं, चाहे वो एनर्जी की शक्ल में हो, चाहे केमिकल की शक्ल में हो, मशीनरी की शक्ल में हो, इक्विपमेंट की शक्ल में हो, वो सारे इंपोर्टेड होंगे। तो जब आप करेंसी डिवैल्यू करेंगे, लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल इंपोर्टेड इनपुट्स विल गो अप, नंबर 1। फिर आपसे कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करो, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, तो वो आपके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को भी बढ़ा देता है। फिर आपसे कहा जाता है ओहो यूटिलिटीज की प्राइसेस को बढ़ाओ, एडजस्ट करो, तो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको भी बढ़ा देता है। और जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो फिर प्रेशर होता है, वो मिनिमम वेज को बढ़ाओ, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मजदूर के लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो आप वेजेस को भी बढ़ा देते हैं। तो आप हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको जब बढ़ाएंगे तो आप कैसे कंपीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे?
इसीलिए जो हमारा शेयर जो है जीडीपी में इंडस्ट्रीज का गिरता चला जाता है, जिस गिरता जा रहा है 1988 से ऑनवर्ड, बारिंग 4 इयर्स ऑफ मुशर्रफ, जिसमें वो एक ऊपर की तरफ गया था, फिर उसके बाद से नीचे चला गया। और वो जो 4 साल वो थे जो हम IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, हम खुद पॉलिसीज बना रहे थे। लेकिन फिर दोबारा जब हम 2008 में गए और आज तक हम उससे बाहर नहीं निकले हैं, तो वो फिर वही नेगेटिव, उसका डाउनवर्ड स्लोप जो है वो कर्व नीचे की तरफ जा रहा है। कि मुल्क में इंडस्ट्रीज सुकड़ती चली जा रही है, इसको कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इसका आउटकम है, ये इसका आउटकम है प्रोग्राम का। ये हमारे लोगों को पता नहीं समझ में क्यों नहीं आता है। मैं बच्चों को हमारे पढ़ाता हूँ, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन टीवी पे बैठ के पूरी कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको भी समझ नहीं आता या कोई समझना चाहता ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमने कानून भी तो बनाया था ना 1992 में, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, तो उससे कोई पैसा आया था या हमने पैसे को वॉश किया था? देखिए, उसमें उस रिफॉर्म एक्ट के तहत में हमने फॉरेन करेंसी अकाउंट वगैरह खोलने की इजाज़त दे दी। आप डॉलर ला सकते हैं इस मुल्क में, डॉलर को लेके जा सकते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो क्वेश्चन आस्क्ड था। फिर जो बाहर से डॉलर ला रहे हैं तो वो टैक्स एग्जम्प्ट भी होता था, तो लोग रीराउट करके भी बाहर से पैसा ले आते थे, यहाँ पैसा बनाते थे ब्लैक करके, ऊपर बाहर भेज देते थे और वहाँ से रेमिटेंस की शक्ल भी ले आते थे, वो टैक्स से भी एग्जम्प्ट हो जाता था। तो हमने करते 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 99 तक 11.1 बिलियन डॉलर उस अकाउंट में आ गया, 11.1 बिलियन डॉलर। और जब न्यूक्लियर धमाका किया और हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, तो हमने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया, क्योंकि उस अकाउंट में पैसे थे नहीं, वो हमने करंट अकाउंट को फाइनेंस करने के लिए वो इस्तेमाल कर लिया था। तो जब लोग, डर ये था कि लोग बैंकों के सामने लाइन लग जाएगा कि जी हमारा डॉलर निकालो, आप फ्रीज करने जा रहे हो, तो डॉलर तो था ही नहीं, तो बैंक में तो एक रन पड़ जाता, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इसके अगेंस्ट 44 रुपया उस वक्त एक्सचेंज रेट था, तो आपने कहा कि जी हम 46 रुपये आपको दे रहे हैं, 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो आप इसको। डॉक्टर साहब, आपको रोकना मुझे बड़ा एक गुनाह कबीरा लगता है, जितनी खूबसूरत आप हमें गाइडेंस करते हैं, लेकिन आपसे हम बात करते रहेंगे। नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज, जाते जाते ये कह दूँ, मेरा कंट्रोल रूम मुझे बता रहा था कि कल परसों अमेरिका में किसी $2.5 बिलियन की लॉटरी लगी है और हम $2.5 बिलियन, मगर आखिर मैं इस पर करूँगा कि जब आप अपने मुल्क में जला वतन हो, जब आपका यहाँ असल शहरी ना हो मगर पाकिस्तान के हुक्मरान हो, तो फिर आप उनसे मामला हमारे मफाद में नहीं करते, अपने ज़ाती कारोबारों और बच्चों के मफादात में करते हैं। ये कहना था डॉक्टर साहब का, ये गलत है, ये सही? आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ के इजाज़त, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।